हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू ब्ले लेना के 12। सो दिस इज आयुष राज एंड आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर का 3 पार्ट कंप्लीट कर रखा है। सो आज के इस लेसन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, अर्थात भारत में उस समय कौन कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिनके कारण महात्मा गांधी ने फाइनली सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत करने का विचार किया। देन हम लोग पढ़ेंगे कि कांग्रेस पार्टी के विधीन ही कुछ लोग क्यों इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, स्वराज पार्टी का निर्माण क्यों किया गया, इसके बारे में समझेंगे। देन हम लोग साइमन कमीशन के बारे में समझेंगे कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया। देन भारत में चाहे वो कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, वो इनका विरोध क्यों कर रहे थे। देन हम लोग फेमस लाहौर सेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर को जहां पर खत्म किया था उसको थोड़ा सा लेके चलते हैं। चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट, जैसा कि आपको पता होगा कि 1921 में नन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी गई थी गांधी जी के द्वारा। कब? 1921 में। और इस मूवमेंट को गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह के साथ आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन एक इंसिडेंट होता है जिसका नाम है चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट। 5 फरवरी 1922 को एक राष्ट्रवादियों का एक जुलूस जा रहा था चौड़ी चौड़ा में। चौड़ी चौड़ा कहाँ पर है? गोरखपुर के पास एक छोटा सा गाँव है। वहां पर राष्ट्रवादियों का एक जुलूस था और पुलिस वालों के साथ उनकी झड़प हो जाती है। ये लोग गुस्सा हो जाते हैं एंड इन लोगों ने पुलिस वालों पर अटैक कर दिया। पुलिस वाले बेचारे वो लोग जाकर पुलिस थाने में अपने आप को बंद कर लेते हैं, लेकिन लोगों ने पूरे और पूरे पुलिस थाने को ही आग लगा दिया और 22 पुलिसमैन उसमें मारे जाते हैं। ये जो इंसिडेंट था ये एक बहुत बड़ा ब्लो था गांधी जी को और गांधी जी का जो विचार था अहिंसा और सत्याग्रह उसके ऊपर। फाइनली गांधी जी ने इस नन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, बंद कर दिया। उसके बाद एक चीज गांधी जी को समझ में आई कि नहीं, हमें पहले वॉलंटियर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि नॉन वायलेंट स्ट्रगल क्या होता है। क्योंकि आपने ये भी देखा था कि सत्याग्रह के मीनिंग अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने ले लिया था। जैसे सिटी में कुछ अलग तरीके से लिया गया, गांव में कुछ अलग तरीके से लिया गया, लेकिन फिर आपने देखा था कि किस प्रकार से आसाम के बागानों में, फिर चाहे वो गुडेम हिल्स, आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में, वहां पर लोगों ने अलग अलग जगहों पे स्वराज के अलग अलग मायने निकाल लिए गए थे। इसलिए गांधी जी ने सोचा नहीं, कोई भी स्ट्रगल को ऐसे ही शुरुआत नहीं कर देना चाहिए, बट उसको स्टार्ट करने से पहले लोगों को ट्रेन करना चाहिए। पहले लोगों को यह बताना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं, हमारे लिए स्वराज के मतलब है क्या। समझ में आया? मतलब क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक लोगों ने, मतलब हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने इसका अलग अलग मायने निकाला। तो गांधी जी ने सोचा नहीं, स्टार्ट करने से पहले लोगों को ट्रेन कर देते हैं ताकि लोगों को पता रहे कि कैसे अहिंसक सत्याग्रह किया जाता है, कैसे अहिंसक आंदोलन किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में। राइट। सो गांधी जी ने पहले ट्रेन करने का सोचा एंड गांधी जी फोकस करते थे हमेशा से ही कि खादी का आप यूज करो, हिंदू और मुस्लिम का यूनिटी होना चाहिए। राइट। फिर जो ये अनटचेबिलिटी है उसको खत्म किया जाए, मतलब छुआछूत वाली जो प्रथा हमारे एक एक तरह कह सकते हो कि काले धब्बे की तरह हमारे समाज में व्याप्त था, उसको खत्म किया जाना चाहिए। ये सब गांधी जी के महान विचार थे। राइट। और इन सब चीजों को साथ लेकर वो सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत करना चाहते थे। राइट। लेकिन कांग्रेस के विधीन ही कुछ लोग इन सब से बहुत थक चुके थे। वो मास स्ट्रगल करते हुए, ये जो आंदोलन था, ये जो प्रदर्शन था, इन सब चीज़ों को करते हुए बहुत थक चुके थे और वो चाहते थे कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था। हालांकि हमारे लिए जो कानून बनता था ना, वो ब्रिटेन की संसद में बना करता था। तो वहां से एक कानून बन के आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिस 1919 इसको कहा जाता था। और इस कानून के अंतर्गत हमारे देश में कुछ इलेक्शंस होने वाले थे। मतलब ब्रिटेन की सरकार ने हमारे यहाँ पर इलेक्शंस करवाने का सोचा। देखिए, हो क्या रहा था कि अब प्रोविंशियल इलेक्शंस होते थे, मतलब हमारे यहाँ पे भी जो प्रोविंस थे, अलग अलग प्रोविंस थे, ठीक है, प्रांत, जिसको आप स्टेट कह सकते हो। अभी के समय में जैसे स्टेट्स होते हैं ना, उस समय प्रोविंस कहलाया जाता था। तो हमारे यहाँ पे स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स के कैसे विधानसभा होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको कहा जाता है अभी के समय में, तो वैसे ही उस समय प्रोविंशियल काउंसिल थे, उसमें इलेक्शंस होने वाले थे। तो कुछ लीडर्स जो थे कांग्रेस के, वो चाहते थे कि उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। राइट। और कांग्रेस इस कारणवश दो ग्रुप में बट गई थी, एक प्रो चेंजर्स थे, एक नो चेंजर्स थे। जरा इसके बारे में समझते हैं। देखिए, कांग्रेस के अब दो पार्ट बन चुके हैं। एक कौन सा? प्रो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स में वो लोग थे जो कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो चेंज चाहते थे। नहीं, कांग्रेस में अब ये जो आंदोलन हो रहा है, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, अब वो थक चुके थे इन सब से। वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि लेजिस्लेचर में वो इंटर करें, ठीक है, विधान परिषद में, विधानसभा में वो इंटर करें। और वो चाहते थे कि हम लोग विधानसभा में जाएं,
ठीक है। विधानसभा तो हालांकि उस समय नहीं, हालांकि उस समय क्या कहा जाता था, प्रोविंशियल काउंसिल्स, राइट। तो वो चाहते थे कि उस समय प्रोविंशियल काउंसिल जो है उसमें वो जाएं और वहां पर अंग्रेजी हुकूमत के सामने अपनी आवाज रखें। जैसे आपको पता होगा कि जैसे संसद है अभी या विधानसभा में, तो आप देखते होंगे न्यूज चैनल्स पे कि किस प्रकार से लोग वहां पर जाते हैं और आवाज उठाते हैं सरकार के खिलाफ या सरकार के साथ में। तो यहाँ के जो लीडर्स थे, कांग्रेस के लीडर्स जो कि प्रो चेंजर्स में माना जाता है जिनको, वो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो पहुंचे इलेक्शन को जीतकर और वहां पर ब्रिटानी सरकार को, ब्रिटानी हुकूमत को वो चैलेंज करे, ब्रिटिश सरकार को चैलेंज करे। और इसमें कौन कौन लोग थे? सीआर दास, चित्तरंजन दास, जिनको देश बंधु भी कहा जाता है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, तो ये सब लोग प्रो चेंजर्स में आते थे। समझ गए आप लोग आइडियोलॉजी? प्रो चेंजर्स कौन लोग थे? जो कि इलेक्शन चाहते थे और वो चाहते थे कि लेजिस्लेचर में इंटर करे और वहां पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करें और वहां पर वो रिफॉर्म्स की बात करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि चेंज नहीं चाहते थे, वही चाहते थे कि कांग्रेस जिस प्रकार से आंदोलन सत्याग्रह कर रहा है वैसे ही करना चाहिए और ज्यादा रेडिकल वे में करना चाहिए, ठीक है, और ज्यादा तेजी तरीके से करना चाहिए और ज्यादा बड़े स्केल पर किया जाना चाहिए, वो ऐसा मानते थे। और वैसे कौन लोग थे? जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। ये लोग जवान लोग, नवयुवक लोग और गर्म खून के लोग थे, राइट। तो ये लोग और ज्यादा व्यापक और ज्यादा मास स्केल पे वो एजिटेशन करना चाहते थे और फुल इंडिपेंडेंस की मांग करना चाहते थे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि पिताजी चाह रहे हैं कि नहीं नहीं हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, और जो पुत्र हैं वो चाह रहे हैं कि नहीं और ज्यादा मास स्ट्रगल होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में एक स्प्लिट हो चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाह रहे हैं कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि नहीं नहीं हम लोगों को और ज़्यादा मास एजिटेशन करने की ज़रूरत है और हम लोगों को फुल इंडिपेंडेंस की मांग करनी चाहिए, राइट। तो ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बच चुका था। फाइनली क्या होता है कि स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। चित्तरंजन दास, जिनको देश बंधु जैसा मैंने आपको बताया अभी, और मोतीलाल नेहरू, इनके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि स्वराज पार्टी का गठन किन्होंने किया, तो आप लिखोगे सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। इन्होंने 4 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया। बाद में कांग्रेस में इसको अप्रूव भी कर दिया गया कि नहीं नहीं ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जब इलेक्शंस होते हैं तो स्वराज पार्टी के जो मेंबर्स थे वो काफ़ी संख्या में जीत कर भी जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल में काफ़ी ज़्यादा जीत कर भी जाते हैं। हालांकि स्वराज पार्टी का डिक्लाइन होना शुरू हो गया जब जो इनके लीडर्स थे चित्तरंजन दास, उनका देहांत हो जाता है 1925 को। तो उसके बाद स्वराज पार्टी का हालांकि अस्तित्व धीरे धीरे आप कह सकते हो कि वो डिक्लाइन की तरफ आगे बढ़ा। अब हम लोग चलते हैं साइमन कमीशन की तरफ। देखिए 1927 में ब्रिटेन की नई नई टोरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक कमीशन का गठन किया जिसका नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है। देखिए टोरी कौन? टोरी अब ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक कमीशन का गठन किया जिसका नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। हो क्या रहा था, इंडिया में काफ़ी सारे लोग मांग रहे थे कि नहीं नहीं हमें बहुत सारी ऑटोनॉमी चाहिए। मतलब क्या, इंडिया के जो लोग थे वो अब आंदोलन कर रहे थे, बहुत मास स्ट्रगल कर रहे थे। वो लोग नेशनलिज्म की भावना उनके अंदर में आ गई थी, राइट। वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। तो इन सबको शांत करने के लिए, लॉलीपॉप फेंकने के लिए आप कह सकते हो कि उन्होंने, टोरी गवर्नमेंट ने एक कमीशन का गठन किया जिसका नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। और इसको हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके जो हेड थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। याद रखिएगा, साइमन कमीशन के हेड कौन थे? सर जॉन साइमन। और इस कमीशन में कितने लोग थे? 7 मेंबर। और इस कमीशन का गठन क्यों किया गया था? इस कमीशन का गठन किया गया था कि भारत में भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसको रिवाइज करना, उसमें देखना कि भारत के लोगों को की डिमांड्स क्या क्या हैं और भारत के लोगों को क्या क्या दिया जा सकता है। मतलब क्या, कि भारत के लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंज करी जानी चाहिए, इसके लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। मतलब ये साइमन कमीशन आती इंडिया और पता करती कि भारत के लोग आखिर क्या मांग मांग कर रहे हैं और उनको क्या क्या चीज़ देना चाहिए। लेकिन इस कमीशन के साथ मेन प्रॉब्लम क्या था? इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर था ही नहीं। अब ध्यान से समझो इस चीज़ को कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में चेंज लाने की बात थी, भारत के लोगों को डिमांड्स को फुलफिल करने की बात थी, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की बात थी, लेकिन इसमें कोई इंडियन है ही नहीं। जब इंडियन है ही नहीं इस कमीशन में तो इंडियंस के डिमांड्स को कैसे ठीक ढंग से समझ पाएगा, राइट। आप समझ रहे हो, इस कमीशन में कोई इंडियन है ही नहीं, तो कैसे इंडियन लोगों के डिमांड्स क्या क्या हैं, इंडियन लोग क्या चाहते हैं, या फिर उनके लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स होंगे, इसको ठीक ढंग से कहाँ कोई समझ पाएगा। वो सारे ब्रिटिशर्स हैं, सारे गोरे लोग हैं, वहाँ से वो आएंगे और यहाँ पर कुछ भी करके चले जाएंगे। इंडियन लोग की प्रॉब्लम्स को कहाँ ठीक ढंग से समझ पाएंगे। इस कारण से इंडियंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और उन्होंने सोचा कि आप तो ये सोच रहे हो ना, मतलब इंडियंस लोग ये समझ रहे थे कि ब्रिटिश सरकार ये समझ रही है कि इंडियंस लोग अपना संविधान खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो भेज रही है ना साइमन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाने के लिए।
इस कारण से इंडियंस लोग काफ़ी गुस्सा हो गए और चाहे वो कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, सभी लोगों ने इस कमीशन का बाइकआउट करने का फैसला लिया। और जब साइमन कमीशन इंडिया आती है तो तरह तरह के ब्लैक फ्लैग्स या फिर गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, तरह तरह के झंडे लहराए गए, तरह तरह के काले बैनर लगाए गए। और पुलिस ने क्या किया, इन प्रदर्शनकारियों पर बुरी तरह से लाठीचार्ज किया, पिटाई करा, बुरी तरह से असॉल्ट किया। और इन्हीं पिटाई के क्रम में लाला लाजपत राय, लाहौर में लाला लाजपत राय के सिर पर एक लाठी का गंभीर चोट लगता है और उस चोट के कारण कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही दुखद ये बात था और ये बात चोट पहुंचाती है भगत सिंह जैसे नवयुवक क्रांतिकारियों के दिलो दिमाग पर। और बाद में भगत सिंह ने और बाकी उनके साथियों ने इसका बदला भी लिया था। सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। सैंडर्स एक पुलिस ऑफिसर था, उनकी हत्या करी गई। देन उसके बाद उन लोगों ने असेंबली में बम भी फेंका था। इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते हो, राइट? सो ये सब चीज़ें हो रही थी और इन सब के बीच में भारत के वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन। याद रखिएगा, भारत के वॉइसरॉय कौन थे उस समय? लॉर्ड इरविन। उन्होंने कहा कि अरे रे, आप लोग हल्ला क्यों कर रहे हो? मैं आप लोगों को डोमिनियन स्टेटस दिलवा दूंगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये हो गया कि जैसे ये भारत है तो भारत अपने इंटरनल अफेयर्स को खुद से मैनेज कर सकता है, इंटरनल अफेयर्स को खुद से मैनेज कर सकता है, लेकिन जो सुपीरियर अथॉरिटी होगा वो अभी भी ब्रिटिशर्स ही होंगे। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं हो रही यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस की बात है। मतलब पूर्ण रूप से भारत आज़ाद नहीं रहेगा। डोमिनियन स्टेटस का अर्थ होता है कि भारत अपने सारे चीज़ों को खुद से मैनेज कर सकता है, लेकिन सुपीरियर अथॉरिटी ब्रिटिशर्स ही रहेंगे। ये होता है डोमिनियन स्टेटस। आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। कनाडा, राइट, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो कंट्री हैं अभी भी डोमिनियन स्टेटस में हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कनाडा में अपने प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राइट, ऑस्ट्रेलिया में अपने प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो अपने अपने इंटरनल अफेयर्स को खुद से मैनेज करते हैं, अपना इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन अभी भी जो सुपीरियर अथॉरिटी हैं वो अभी भी ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड है। ठीक है, कनाडा अभी भी डोमिनियन स्टेटस में गुजार रहा है ज़िंदगी, ऑस्ट्रेलिया अभी भी डोमिनियन स्टेटस में गुजार रहा है ज़िंदगी, अर्थात इनकी जो सुपीरियर अथॉरिटी हैं वो अभी भी ब्रिटेन की क्वीन है, राइट। तो ऐसा एक 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 तरह से कह सकते हो लॉलीपॉप फेंका गया था किनके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा, कि आप लोग हल्ला मत करो, क्यों आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, हम आपको क्या दिलवा देते हैं? डोमिनियन स्टेटस दिलवा देते हैं। लेकिन कांग्रेस ने कहा नहीं, वी डोंट वांट डोमिनियन स्टेटस, वी वांट फुल इंडिपेंडेंस। हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं, पूरी आज़ादी हम लोग चाहते हैं। ये फालतू की बात आप मत करो, ठीक है। और वैसे भी आप समझ सकते हो कि अब कांग्रेस में जो जवान लोग हैं, नवयुवक लोग हैं, उनकी तरफ सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। अब वो लोग लीडर बन रहे हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गया, राइट। इवन कि कुछ दिनों के लिए सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो लॉर्ड इरविन ने कहा कि मैं आपको डोमिनियन स्टेटस दिलवा दूंगा इंडियंस को। और हालांकि उनके पीछे कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया था कि हाँ इतने तारीख तक दिलवा देंगे या इतने साल तक दिलवा देंगे, बस गोलमोल, बस बात को ठंडा करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम लोग करवाते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का अर्थ ये हो गया कि बस एक मीटिंग करते हैं, ठीक है। राउंड टेबल पर किया जाता था, इसका मतलब ये हो गया कि राउंड टेबल इसका नाम पड़ गया, ठीक है, क्योंकि वो राउंड टेबल पर किया जाता था। उन्होंने बुलाया कि लंदन में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं अपन लोग, बात करते हैं मस्त, और वहाँ पर मैं आपको डोमिनियन स्टेटस दिलवा दूंगा। लेकिन कांग्रेस वालों ने कहा नहीं, हम आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं, हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें अब क्या चाहिए? फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं लाहौर सेशन के बारे में। लाहौर सेशन, फाइनली लाहौर सेशन होता है कब? दिसंबर 1929 में। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू थे। इस बात को याद रखिएगा, लाहौर सेशन में प्रेसिडेंट कौन बन गए थे? कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू। और यहीं पर, मार्क माय वर्ड, लाहौर सेशन में ही पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का गोल डिक्लेयर कर दिया गया था। मतलब भारत में पूर्ण स्वराज का जो गोल था कांग्रेस के द्वारा, वो कब अडॉप्ट किया गया था? लाहौर सेशन, दिसंबर 1929 में। लाहौर जो कि करंट डे पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय भारत का ही पार्ट था। तो वहाँ पर रावी नदी के किनारे में कांग्रेस का सेशन हुआ था, फेमस कांग्रेस के सेशन। जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे और वहीं पर कांग्रेस ने ये शपथ लिया था कि हम लोग अब केवल लड़ाई लड़ेंगे तो पूर्ण स्वराज के लिए, फुल इंडिपेंडेंस के लिए। अब कोई हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, कोई ये नहीं चाहिए, कोई वो नहीं चाहिए, अब केवल पूर्ण स्वराज के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। एंड आप यहाँ पर मैप में देख सकते हो, ये लाहौर है एंड ये भी प्रेजेंट डे पाकिस्तान का पार्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर भी दिखा दिया।
लाहौर सेशन में ही डिसाइड किया गया कि हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे और एक सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट की शुरुआत करेंगे, और यहीं पर डिसाइड किया गया कि हम लोग एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और 26 जनवरी 1930, चलिए आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इसी कांग्रेस सेशन में, इसी कांग्रेस के लाहौर सेशन में ये डिसाइड किया गया कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। सर, इंडिपेंडेंस डे तो हम लोग 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, ये एक सिंबॉलिक था, ठीक है, क्योंकि हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, लेकिन हम लोग दिखाना चाहते थे कि हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, कहा भी जाता है अगर आप कोई चीज़ चाहते हो ना, तो पहले आप उसे मानो। अगर आप चाहते हो कि आप बिलियनियर बनो, मिलियनियर बनो, आप इस इंडिया के, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन बनो, तो आपको पहले मानना पड़ेगा, आपको पहले क्लियर करना होगा आइडिया कि हम बन चुके हैं। ठीक है, ये परसीव करना होगा। तो उसी प्रकार से कांग्रेस क्या कर रही थी, एक तरह से परसेप्शन ले रही थी कि हम सिंबॉलिक ही सही, अभी फाइनली आज़ादी नहीं मिली है, लेकिन हम सिंबॉलिक ही सही भारत का स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करेंगे। हम चाहते हैं कि भारत स्वतंत्र हो जाए जल्द से जल्द। तो 26 जनवरी का दिन चुना गया। 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। एंड 1947 में जब हम लोग 15 अगस्त को आज़ाद हो जाते हैं, ये डेट तो हम लोगों ने डिसाइड नहीं करा था। ठीक है, ये डेट तो अंग्रेजों ने डिसाइड करके हमें आज़ाद करवाया था। लेकिन इस 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद होने से पहले हम लोग इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते थे? 26 जनवरी को। तो 17 बार, 17 टाइम्स हम लोगों ने कितनी तारीख को सेलिब्रेट किया इंडिपेंडेंस डे? 26 जनवरी को। और कुछ चीज़ आप ये भी याद रखो, आपको मैं बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। देखिए, हमारे संविधान की बनाने की शुरुआत कब करी गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और ये संविधान कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949। और इसी डेट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं इसी दिन। ठीक है, और अगर आप आपके बुक में, एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे बुक में ना प्रियम्बल रहता है, तो प्रियम्बल में आप देखोगे कि उसमें भी यही डेट मेंशन है, क्योंकि इसी दिन संविधान बनके तैयार हो गया था, इसी दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस संविधान को रोक दिया गया और इस संविधान को जो इन्फोर्स था उसको कराया गया 26 जनवरी 1950 को। इस संविधान को कब इन्फोर्स किया गया? 26 जनवरी 1950 को। क्यों? इसी 26 जनवरी को महत्व देने के लिए, सिग्निफिकेंस देने के लिए, इस 26 जनवरी को याद रखने के लिए इस संविधान को 1-2 महीने के लिए रोक दिया गया, 2 महीने के लिए बेसिकली रोक दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने संविधान को इन्फोर्स किया और उसके बाद से हम लोग इसको चलाते आ रहे हैं। और 26 जनवरी को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे, राइट? सो दैट वाज इट। लाहौर सेशन इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो you can like, share and subscribe this channel. So thank you so much. Stay curious.